नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय जगत विजन के खास शो नेताजी कहिन में। नेताजी कहिन में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नेता से कराएंगे जिनकी रेकी छत्तीसगढ़ की पुलिस करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसे नेता से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे जिनके बारे में उनके ही पार्टी के नेता बयानबाजी करने से नहीं कतराते। इशारों से तो आप यह समझ ही गए होंगे कि हम किस नेता के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अंदर और मिलवाते हैं आज के हमारे खास मेहमान से। नेताजी कहिन के इस खास एपिसोड में पीसीसी चीफ दीपक बैज का बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जगत विजन न्यूज में। सर, सबसे पहले मेरा सवाल तो यही रहेगा कि आपने छत्तीसगढ़ की पुलिस पर रेकी करने का आरोप लगाया था। कैसे आपको लगा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है आपकी रेकी कर रही थी, और ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि पुलिस को रेकी करना पड़ी? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है वर्तमान परिस्थितियों में। देखिए, हम लोग कोई इनलीगल काम तो कर नहीं रहे, या फिर हम लोग कोई 2 नंबर का काम तो कर नहीं रहे। भाई, पार्टी प्रमुख होने के नाते मैं तो और हम जनता की जेन्युइन मुद्दा को हम लोग रख रहे हैं। और वो भी कौन? किस सरकार की विफलताओं को लेकर, जैसे बिगड़ती कानून व्यवस्था हो, लगातार महिला अत्याचार हो, या फिर मंत्रियों की या मुख्यमंत्री की नाकामी हो। इस मुद्दों को लेकर हम लगातार सड़क से लेकर सदन तक हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार इन मुद्दों के परेशान तो है, इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग के ऊपर निगरानी, फोन टेपिंग, हम लोग के ऊपर निगरानी या ऐसी मुझे लगा कि आवश्यकताएं पड़ी होगी, तब तो दंतेवाड़ा की पुलिस भेजकर, और यहाँ की मुझे लगता है यहाँ की लोकल पुलिस भी होगी, जो हम लोग के ऊपर निगरानी करना पड़ रहा है, जासूसी करना पड़ा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, राजनीतिक में अमूमन अगर सरकार डरती है, सरकार अगर परेशान होती है, सरकार कहीं ना कहीं उनको डर लगता है, तो इस तरह की घटनाक्रम या इस तरह की हरकतें सरकार करती है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि दीपक बैज और कांग्रेस से कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है, इसलिए वो जासूसी और निगरानी हम लोग पर रख रही है। दूसरा एक सवाल है, पूर्ववर्ती में कांग्रेस की भी सरकार रही, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। कानून व्यवस्था पहले कैसी थी और अब कैसी है? अगर 10 में से अगर नंबर देने की बात कही जाए तो आप किसे कितना नंबर देंगे? देखिए, कानून व्यवस्था तो सबसे बड़ा चुनौती है किसी भी राज्य के लिए, उसकी जनता के लिए और किसी भी सरकार के लिए। आप कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस सुरक्षित नहीं है, वहां पे आग लगा दिया जाता है। लोहारडी जैसे घटना वहां पे हो जाती है, एक को फांसी लगा दिया जाता है, फांसी टांग दिया जाता है, दूसरे घर जला दिया जाता है, तीसरे को थाने में हत्या कर दी जाती है। और राखी के जैसे दिन आदिवासी बहन सुरक्षित नहीं है। हमारा रायपुर बस स्टैंड सुरक्षित नहीं है। रायपुर में शाम को चाकू मार दिया जाता है, और सवेरे कोई टहलने निकले उनको चाकू मार दिया जाता है बीच चौराहे में। और बस्तर का आदिवासी बेटा यहां पढ़ने आता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। रायपुर के बस स्टैंड में एक बुजुर्ग महिला साथ रेप हो जाता है। रायपुर के 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। दुर्ग की 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। आप मुंगेली के लोरमी विधानसभा, जहां डिप्टी सीएम है, वहां उनकी विधानसभा में एक बच्ची रात को गायब हो जाती है। आप देखेंगे मरवाही
में एक बच्ची, स्कूल पढ़ने वाली बच्ची के साथ रेप हो जाता है, सूरजपुर में रेप हो जाता है। तो कानून व्यवस्था है कहाँ? कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा किसी भी सरकार के लिए चुनौती है और सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेलियर है। गृह मंत्री तो बिल्कुल अपना स्टैंड बनाने में फुर्सत नहीं उनको, और आजकल तो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके वायरल भी कर रहे हैं। तो गृह मंत्री रिकॉर्डिंग मास्टर हो गए हैं, कानून का समझ तो है नहीं। तो न इस सरकार में न युवा सुरक्षित है, न बेरोजगार सुरक्षित है, माता बहनें सुरक्षित, बच्चियां सबसे ज्यादा संकट के दौर से गुजर रही हैं। हमारी यहाँ की छोटे बच्चियां 3 साल 5 साल 7 साल, ये सबसे बड़ी संकट के दौर से ना। तो कानून व्यवस्था ही कहाँ, पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। इसलिए अंधेर नगरी चौपट राजा। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हम लोग गिरौदपुरी से लेकर रायपुर तक 125 किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा, न्याय यात्रा निकाले, पूरे प्रदेश बंद कराए और सरकार को जो जितना जगाना चाहिए विपक्ष को हम लोगों ने उतना किए। विधानसभा में लगातार मामला उठे, लेकिन इस सरकार की बस की बात नहीं है। मैं समझता हूं अब छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की हमारी बच्चियां पूरी भगवान भरोसे है और आने वाला समय में कम से कम कानून व्यवस्था और इन सब मुद्दों को लेकर मुझे लगता है कि जनता में जबरदस्त आक्रोश है। इसका कहीं ना कहीं आने वाला समय में इसका असर छत्तीसगढ़ को दिखेगा। एक मैंने पूछा कि नंबर अगर देना चाहें। हाँ, नंबर अगर देना चाहें, आपने कहा कि 10 नंबर में कितना देना चाहे। मैं तो सोचता हूँ 10 नंबर में 0 के लायक भी सरकार नहीं है। अगर 0 से भी अगर उसके पीछे में कोई नंबर होगा, माइनस नंबर होगा, तो मुझे पूछेंगे तो 0 से भी माइनस नंबर होगा, उस माइनस नंबर ही इस सरकार को मिलना चाहिए। ये तो आपने बीजेपी की सरकार की पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर बताया। कांग्रेस में क्या है? देखिए, कांग्रेस के राज में इतनी बच्चियां पे अत्याचार तो नहीं हुआ। कांग्रेस के राज में कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस तो नहीं चले। कांग्रेस के राज में थाने में हत्या तो नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं लाइन ऑर्डर सबसे बड़ा चुनौती है और लाइन ऑर्डर में एक डर पैदा होना चाहिए, लोगों में, अपराधियों में डर पैदा होना चाहिए। हाँ, सरकार है, कानून व्यवस्था है। यहाँ तो न कानून व्यवस्था है, न सरकार है, भगवान ही मालिक है। अब देखेंगे, कल परसों की बात है, शायद मैं भूल गया था, कल परसों की बात है, पूरे न्यूज़ में भी देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का नेता खुलेआम एक परिवार और महिला को डंडे से मारता है और कहता है कि रेप करने की उनको धमकी देता है। तो सोच लीजिए, एक सरकार का एक नुमाइंदे, सरकार का एक कार्यकर्ता खुलेआम अगर एक महिला को रेप करने की अगर धमकी देता है, तो फिर सरकार कहाँ है? तो कहीं ना कहीं इन्हीं धमकियों के वजह से अपराधियों में मनोबल बढ़ रहा है। इसका जिम्मेदार सरकार है और भारतीय जनता पार्टी है। सोच लीजिए, अब सरकार के कार्यकर्ता, उनके पार्टी के कार्यकर्ता, फिर इसलिए कहीं ना कहीं हमारी सरकार में ऐसी स्थिति तो नहीं थी कि कोई कार्यकर्ता धमकी दे रहा है, कोई कार्यकर्ता इस तरह से अभद्र कर रहा है। ठीक है, कई चूक गलतियां से कहीं हो गई, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, तो उस समय भी हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर में FIR हुआ है। हमारी सरकार में हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR हुआ है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो कुछ भी कर लो, तो यहाँ तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। कानून उनके कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, बाकी के लिए कानून है। यह है कानून का राज। शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप मामला और अब बोरेबासी इवेंट में भी घोटाले का आरोप जो है वो कांग्रेस पर लग रहा है। कैसे देखते हैं आपसे? अब देखो, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, अब उनको काम करने आ नहीं रहा है, तो सब जगह घोटाले अब दिख रहे हैं। देखिए, शराब घोटाले में इन्होंने कहा कि नकली होलोग्राम, नकली शराब, 22,000 करोड़ का घोटाला हुआ। कहीं पे पैसा मिला क्या? 1 रुपये भी कहीं पैसा मिला? पैसा तो मिला नहीं। ठीक है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जानबूझकर सेंट्रल एजेंसियों को यहाँ पे ऑफिस खोल कर ना, घर बनाकर, डेरा डालकर यहाँ रख दिए, ताकि जाओ हर विभाग में फाइल ढूंढते रहो, कहीं ना कहीं कुछ तो कमजोरी निकलेगी, और परेशान करो सरकार को, काम करने मत दो। तो
बहुत बोले कि नहीं वो नकली होलोग्राम, नकली शराब। आज नहीं बिक रहा है क्या, बताइए। आज आबकारी विभाग किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। आज राजनांदगांव में बड़ा जखीरा मिला है, वो अपना नकली होलोग्राम का जखीरा मिला है। नकली शराब खुलेआम बिक रहा है। मध्य प्रदेश की दारू पूरी छत्तीसगढ़ में बिक रहा है, गली गली बिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं हत्या हो जा रही है अवैध शराब के चलते। सरकार क्या कर रही है? तो बल्कि इस समय तो सबसे ज्यादा नकली होलोग्राम और नकली दारू बिक रहा है, और वो भी सरकार के श्रेय में बिक रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब कार्रवाई कौन करेगा इस पे? जांच कौन करेगा? सेंट्रल में उनकी सरकार, यहाँ उनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो ये फायदा है। दूसरी चीज, महादेव सट्टा ऐप हमारी सरकार में तो बहुत, हमारी सरकार को आरोप लगाए 508 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ले लिए। वो कुछ सोनी का वीडियो भी आया। आज सोनी कहाँ है? शुभम सोनी कहाँ है? वो उनको गिरफ्तार नहीं किए। उस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी सर्कुलर तो बहुत किया, पूरे चुनाव में उपयोग किया। हमारी सरकार में एफआईआर हुआ, हमारी सरकार में गिरफ्तारियां हुई, हमारी सरकार में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि महादेव सट्टा बंद कर देना चाहिए। बंद हुआ क्या? उन्होंने बंद नहीं किए। आज उसके दम पर चुनाव लड़े। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महादेव सट्टा ये बंद हुआ नहीं हुआ? बोले बड़े दावा किए कि नहीं, सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार हो गए दुबई से। कहाँ है? बहुत जल्द लाया जाएगा, तो पूरे देश को दिखाए गिरफ्तार हो गए। कहाँ गिरफ्तार हुए? कौन गिरफ्तार किया? कब लाएंगे? क्या ये प्रोपोगेंडा नहीं है क्या? सौरभ चंद्राकर प्रदीप मिश्रा जी को बुलाकर वहां पे कथा करते हैं, वहां आयोजक हैं वो। प्रदीप मिश्रा जी से पूछताछ हुआ? नहीं पूछताछ हुआ। क्यों? प्रदीप मिश्रा जी से पूछना चाहिए। किसके बुलावे पे गए? कितना पैसा मिला कथा करने के लिए? पूछताछ नहीं हुआ। महादेव सट्टा ऐप का पैसा आज सबसे ज्यादा अगर मिल रहा है तो राज्य के यहाँ मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र के नेताओं को कमीशन जा रहा है उसका पैसा। क्यों बंद नहीं हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ। डबल इंजन की सरकार है, बंद होना चाहिए। महादेव सट्टा ऐप हो गया, और उसके बाद आपने शराब घोटाला, महादेव ऐप, बोरेबासी। अब देखिए बोरेबासी का तो भी इनको तकलीफ है। देखिए, तो छत्तीसगढ़ की परंपरा है। देखिए बोरेबासी छत्तीसगढ़ हमारे साइड देखेंगे तो, मैं तो बस्तर से हूँ। बोरेबासी ज़्यादातर किस काल से इस बार हमारे साइड लग जाता है पूरी छत्तीसगढ़। और पूरी छत्तीसगढ़ बोरेबासी वो पूरे किसान खाते हैं, अभी से नहीं, पूर्वजों से है। और हमारे बस्तर में बासी खाते हैं, लेकिन उसमें हमारे यहाँ पानी डाल के नहीं खाते। हमारे यहाँ तो बोरेबासी की जगह सीधा बासी खा लेते हैं। रात का खाना बचेगा, सब्जी बचेगा, उसको किसान ले जाएगा खेत में, मजदूर ले जाएगा अपने काम में, तो उसको खाएंगे। या फिर हमारे यहाँ पेज चलता है, पेज पिएंगे। लेकिन इस बहाने अच्छा है कि हम लोग भी बोरेबासी खाने का कभी कभी अवसर मिल जाता है साल में एक बार। पिछले हमारी सरकार ने शुरुआत की, तो जब भी ऐसा 1 मई था मजदूर दिवस, मजदूरों के सम्मान में, हम लोग चाहे रायपुर रहें, बस्तर रहें या कहीं पे भी रहें, बोरेबासी एक दिन खाने का अवसर हमको भी मिलता है। तो अच्छा, गौरवान्वित लगता है कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए, छत्तीसगढ़ मेहनतकश मजदूरों के लिए हम उनके सम्मान में एक दिन बोरेबासी खाकर उनका त्यौहार बना रहे हैं। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या तकलीफ है भाई? वो बोलते हैं कि नहीं ये नौटंकी है। ये अगर कम से कम बोरेबासी अब नहीं खा सकते, क्योंकि आप तो बड़े लोग हो, बोरेबासी खाने में आपको शर्म आती है, नहीं खा सकते, तो कम से कम मजदूरों का अपमान तो मत करिए आप। अच्छा ठीक है, इसमें क्या घोटाला है बताइए आप? क्या सरकार से चावल लेके हम बोरेबासी बना के खा रहे हैं क्या? जो घर में पड़ा हुआ घर का चावल है या खरीद के लाया वाला चावल है, उससे बचा हुआ को बोरेबासी हम खा रहे हैं। इसमें घोटाले क्या सवाल है? तो अगर आपको काम नहीं करना है तो छोटे छोटे चीज़ों को नुस्ख निकालना, एक जहाँ सरना शरीर में खुजली भी नहीं है तो खुजली करते रहना। तो भारतीय जनता पार्टी को जबरन का खुजली करने का आदत हो गई है, और काम तो करना नहीं है। सब तो बेरोजगार पड़े हुए हैं, 2 मंत्री नहीं बना पाए, वेटिंग लिस्ट में कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ संगठन में नियुक्त, कुछ नहीं। अभी कुछ नगर मंडल में नियुक्तियाँ हुई, कुछ ईमानदार लोग जगह मिला नहीं, तो कुछ को बहुत सारा बाहर वाले वजन पोस्ट दे दिए, तो बेचारे उठा नहीं पा रहे हैं। पोस्ट हम लिख रहे हैं कितना वजन हम नहीं उठा पाए। तो कहीं ना कहीं सरकार में ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है। आपने एक नकली होलोग्राम का भी जिक्र किया है राजनांदगांव का,
कुछ दिन पहले राजधानी रायपुर में ही नकली होलोग्राम का पूरा जखीरा पकड़ाया था, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए ये सिंडिकेट बहुत पूरे प्रदेश में चल रहा है और इस सरकार के मुख्यमंत्री के इशारे पे चल रहा है और कहीं ना कहीं धड़ल्ले से छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई को लूटने का काम इस सरकार कर रही है। लेकिन इसका जांच करेगा कौन? केंद्र में इनकी सरकार, ईडी इनकी, आईटी इनकी, सीबीआई इनकी, कौन जांच करेगा? अब आपको जांच करने का अधिकार तो नहीं है, मेरे को तो जांच करने का अधिकार नहीं है, कोई आम नागरिक तो जांच कर नहीं सकता, सभी एजेंसियां तो इनके पास है, तो जांच करेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल। तो इसी जगह कांग्रेस रहता तो फिर हल्ला मचाते ये लोग, जांच अभी ईडी सीबीआई तुरंत बैठ जाती है अभी, लेकिन इनके लिए बैठेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल है। नकली होलोग्राम, नकली शराब और एमपी की शराब सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में बिक रही है। 9 लोग बिलासपुर में 9 लोगों की मौत हुई नकली शराब से। फिर अब बिहार में देखिए कई लोगों की मौत हुई, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। गुजरात में जहाँ दारू बैन है ना, वहाँ पे ड्राई स्टेट है, वहाँ लोगों की मौतें हो जा रही है। फिर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की शराबें वहाँ सरकार है, वहाँ शराबें चाहे उस राज्य में शराब बैन भी हो तो शराब बिक रही है, नकली शराब बिक रही है, और जहाँ उनकी स्टेट है तो फिर कमाई का जरिया बन गया है। तो ये हाल छत्तीसगढ़ में भी है। लेकिन इसी शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा आज जेल में है। क्या लगता है आपको, कार्रवाई सही हुई है? कैसे देखते हैं? देखिए, अब इनको तो किसी न किसी को आरोपी बनाना है। अधिकारियों तक पहुँचे, अधिकारी के बाद मंत्री तक पहुँचे। अरे क्या मिला कवासी लखमा के पास? कोई सबूत तो मिला नहीं उनके पास, कोई कैश तो मिला नहीं उनके पास। सिर्फ ये है कि घोटाले में शामिल है इतनी बोल के उनको जेल डाल दिए। अब डंडा आपके पास है तो डंडा का दुरुपयोग तो आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जेल तो आपने उनको डाल दिया, लेकिन कितना दिन रख पाएंगे? न्यायालय का फैसला तो आएगा और हमें उम्मीद है कि न्यायालय का फैसला आएगा और कवासी लखमा जी के पक्ष में आएगा और ये न्यायालय पे भरोसा है। ईडी ज़्यादा दिन उनको जेल में नहीं रख पाएगी। क्या कार्रवाई सही हुई है? देखिए, मैंने कहा कि जानबूझकर इस तरह के जब चुनाव आती है कि विधानसभा चुनाव आना है फिर किसी नेता को टारगेट करो, लोकसभा चुनाव आना है फिर किसी नेता को टारगेट करो, पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय आना है फिर किसी नेता को टारगेट करो, कांग्रेस को बदनाम करो, टारगेट करो। यही काम तो सरकार कर रही है, उसके सिवाय कुछ है भी नहीं। भाई, प्रदेश के किसी भी कोने में आप किसी भी पंचायत में, किसी गाँव में बता दीजिए कि सरकार का काम गाँव तक पहुँच गया, कुछ भी काम नहीं है। सुशासन तैयार चल रहा है, बृजमोहन जी चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हैं। सुशासन का डोल का फूल तो सुशासन का बृजमोहन अग्रवाल जी खोल रहे हैं। फिर क्या सुशासन है? आपके घर में ठीक नहीं है, समस्याएं बृजमोहन अग्रवाल जी गिना रहे हैं, प्रदेश का सांसद है, वरिष्ठ नेता है, तो फिर क्या सुशासन तैयार है आपका? सुशासन तैयार तो दिखावा है। सरकार की, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सरकार दुरुपयोग कर रही है, गांव में जाके टाइम पास कर रही है सरकार, गांव में पिकनिक बना रही है, उसके सिवाय तो कुछ है ही नहीं। हाँ, उपस्थिति दर्ज ये करा रही है कि हाँ आपका चुनाव हुआ सरकार है, अभी भी जिंदा चल रही है मजबूरी में रिमोट कंट्रोल से। यही बस एहसास करा रही है पब्लिक, उससे सिवाय कुछ भी नहीं। पब्लिक को ये रिलैक्स नहीं करा रही कि हाँ आपकी सरकार, आपकी चुनी हुई सरकार है, आपकी सरकार है, आप जब बोलेंगे 24 घंटा आपके लिए खड़ी है सरकार, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी हित के लिए और जनता की सेवा के लिए। कहीं नज़र तो आ नहीं रहा है इस सरकार में। सुशासन नाम की चीज़ तो है नहीं, इसलिए हम तो बोल रहे हैं विष्णु का सुशासन नहीं, विष्णु का कुशासन है। सरकार कहाँ से चल रही है? सरकार दिल्ली से चल रही है कि सरकार नागपुर से चल रही है? अब तो लग रहा है सरकार बिहार से भी चल रही है। अब यहाँ छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस तो ठीक से मना नहीं पा रहे हैं, यहाँ की संस्कृति को ठीक ठाक रख नहीं पा रहे हैं, हमारी राज्य के गीत को इन्होंने बंद कर दिया, जितने भी जितने भी त्यौहार है सबको बंद कर दिया। हाँ, लेकिन अब बिहार में चुनाव है तो बिहार दिवस भी यहाँ मना रहे हैं, बिहार दिवस ही मना रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख देना चाहिए, या मुख्यमंत्री से हम बोल रहे हैं, कहना चाहते हैं कि बिहार को भी बोलिए कि वो हमारा दिवस भी मनाए, छत्तीसगढ़ का दिवस भी मनाए। मनाएंगे क्या बिहार वाले छत्तीसगढ़ का दिवस? ये देखिए, हमें छत्तीसगढ़ और बिहार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा एक ही सवाल है कि हमारा राज्य स्थापना दिवस जब होगा हमारा छत्तीसगढ़ का, तो बिहार वाले मनाएंगे क्या? आप चुनाव को देखते हुए ये प्रोपोगंडा करना क्या जनता को समझ में नहीं आती है? जनता सब समझती है।
अभी आपने सुशासन तिहार का जिक्र किया। इसी सुशासन तिहार में एक आवेदन ऐसा आया जिसकी चर्चा सभी तरफ हो रही थी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को हटाने की मांग की गई। कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक का तो ऐसा कहीं पे ऐसा आवेदन नहीं आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 15 साल की सरकार आपने भी देखा, हमने भी देखा। ग्राम स्वराज अभियान चला है, ढकोसला था, फिर उसके बाद फिर अब सुशासन तिहार मना रहे हैं। अब सुशासन तिहार में जनता लिख रही है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी को मंत्री पद से हटा देना चाहिए। तो कितनी बड़ी बात है। फिर सुशासन है कहाँ? एक तो चिट्ठी ऐसा भी आया कि मुख्यमंत्री को भी हटा देना चाहिए। फिर सरकार कहाँ है? सुशासन कहाँ है? दो सबसे बड़ा सवाल है। दोनों सवाल प्रश्न खड़े करती है इस सरकार पे। क्या उस सरकार उस प्रश्नों का जवाब दे पाएगी? सरकार वित्त मंत्री हटा पाएगी, मुख्यमंत्री हटा पाएगी? फिर ये कैसे सुशासन है कि जनता का? ठीक है, जनता ने तो सरकार बना लिया, लेकिन 1.5 साल में पूरी तरह से सरकार चौपट हो गई। आज वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री का हटाओ आवेदन आ रहा है। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? जातिगत जनगणना, जिसे लेकर के कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस लीडर, जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी जी, ने सदन में जातिगत जनगणना को लेकर के आवाज उठाया। आज उसे ही केंद्रीय मंत्री लोग ने पास किया है। कैसे देखते हैं? देखिए, जातिगत जनगणना तो कांग्रेस का संघर्ष है और ये कांग्रेस की जीत है। मैं तो हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका खड़गे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरी कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी संघर्ष, उनकी मेहनत ने, उनकी चुनौतियों ने आज केंद्र सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया, घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। वो इसलिए क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार कहते रहे कि देश में जातिगत जनगणना की आवश्यकताएं है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लाभ उन गरीबों को मिलना चाहिए, उन पिछड़ों को मिलना चाहिए। ये उनकी दूरदृष्टि है, उनकी दूरदृष्टि है। पिछले हमारी विधानसभा में भी हमारे प्रमुख मुद्दा था ये, यहाँ पे एक मुद्दा में से वो भी था। लोकसभा में पूरे प्रमुख मुद्दा था जातिगत जनगणना और संविधान को बचाना है। ये तो यही लोग बोलते रहे कि जिसका जात नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर का बयान था लोकसभा में, गडकरी जी का बयान था कि जो जात का बात करेगा, जो बात करेगा जात का, उसको मारेंगे लात। ठीक, यही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जाति का बात करने वाले वो अर्बन नक्सली हैं। यूपी का मुख्यमंत्री, कई लोगों ने गालियां दी, कई लोगों ने इतना अनाप शनाप इस भाषा का इस्तेमाल किया कि जातिगत जनगणना को। लेकिन आज क्या हुआ? आज उसी को थूक कर आज चाटना पड़ रहा है। इसका मतलब ये कांग्रेस का नैतिक जीत है और ये भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का नैतिक रूप से हार है कि आज जातिगत जनगणना कांग्रेस के दबाव में और कांग्रेस के मुद्दों को घुटने टेकने पड़े और कहीं ना कहीं आज जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया। मैं समझता हूँ ऐतिहासिक निर्णय है और कांग्रेस पार्टी के दबाव में सरकार ने निर्णय लिया। बीच में अभी पीसीसी चीफ को बदलने की भी कवायद चल रही है। पीसीसी चीफ छत्तीसगढ़ में बदले जाते हैं तो आप किसे अपने जगह देखना चाहेंगे? या तो पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव या फिर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव? देखिए, कोई भी कुर्सी स्थायी नहीं है, कुर्सी अस्थायी है। मेरे से पहले कोई थे, मेरे को हाईकमान ने बनाया। जब तक हाईकमान चाहेगा तब तक मैं इस कुर्सी में हूं। वो तो हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है। क्या हमारी संघर्ष में कमी है? क्या हमारी मेहनत में कमी है? लगातार इस सरकार को हम लोग दांतों तले चने दबाने पे मजबूर किया। इस सरकार को घुटने टेकने पे हम लोगों ने मजबूर किया। ठीक है, सरकार को घुटने टेकने पे हम लोगों ने मजबूर किया। ठीक है, विधानसभा चुनाव
हमारे पक्ष में नहीं आया, लोकसभा चुनाव हमारे पक्ष में नहीं आया, नगरीय निकाय चुनाव में तो जिनकी सरकार रहती है उनके फेवर में कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव उनके फेवर में जाता है। लेकिन तब भी कांग्रेस ने जेन्युइन जनता के मुद्दों को आज भी लड़ाई लड़ रही है। आप देखेंगे कानून व्यवस्था को लेकर गिरौदपुरी से लेकर यहाँ तक पैदल यात्रा, बस्तर में एनएमडीसी के निजीकरण को लेकर एक दिवसीय पैदल यात्रा, न्याय यात्रा 15 किलोमीटर। अभी इंद्रावती नदी सूख रही है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जल विवाद के चक्कर में पूरे जलप्रपात, विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात बंद होने के कगार पर था। हम लोगों ने 40 किलोमीटर पैदल यात्रा कर कलेक्ट्रेट घेराव किए, सरकार को चुनौतियां दी कि बस्तर के लिए इंद्रावती नदी सिर्फ एक नदी नहीं, एक हृदय से जुड़ा हुआ, एक ऊर्ध्व हृदय से जुड़ा हुआ और एक प्राणदायिनी नदी है। उसको बचाने के लिए बस्तर की जनता एक है और हम लोग विशाल पैदल यात्रा निकला, सरकार को चुनौती। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौपट पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य न्याय यात्रा बिलासपुर में निकाले। अभी बच्ची गायब हो गई वहाँ पे मुंगेली में, वहाँ 10 किलोमीटर पैदल यात्रा निकाले। मतलब कंटिन्यू हम लोगों ने, अभी दुर्ग में जो बच्ची के साथ रेप हुआ, सीएम हाउस हम लोगों ने घेराव किए, महिला उत्पीड़न बच्चियों की सुरक्षा के लिए। तो अभी संविधान यात्रा कर रहे हैं हम लोग बिलासपुर में 8 तारीख को। फिर अगला 15 तारीख के बाद जो हमारी बेलाडीला की माइनिंग्स है, हमारी खनिज संपदा सरकार निजी उद्योगपतियों को बेच दिया है, उसके लिए 15 तारीख के बाद बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयारियां चल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, इसलिए हम लोग इन मुद्दों को लेकर सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। रही बात, मैं जब तक इस कुर्सी में हूं तब तक मेरा एक एक पल, मेरा अंतिम सांस कांग्रेस पार्टी के लिए है। लेकिन आप अगर चेंज होते हैं तो किसे देखना पसंद करें? देखिए, वो तो आलाकमान का विषय है। आपके नज़र से देखा जाए तो देखिए, कोई सोचा था कि आलाकमान ने मुझे अध्यक्ष बना देगा? आपने भी नहीं सोचा रहा होगा, आपने भी नहीं सोचा रहा होगा। वो तो आलाकमान का विषय है। अगर, किंतु, परंतु, ये सवाल है, वो सवाल तो रहेंगे। लेकिन मैं इस कुर्सी तक जब तक हूं, मेरा एक एक सांस, मेरी एक एक मिनट कांग्रेस के लिए, और इस कुर्सी में नहीं भी रहूंगा तो भी मेरा एक एक मिनट कांग्रेस के लिए, पार्टी के लिए समर्पित है। इसलिए मैंने हमेशा, मैं कार्यकर्ताओं के बीच में भी मैं कहता हूं कि सर पे कफन बांध के निकला हूं मैं बस्तर से। देखिए, मैं तो बस्तर से आता हूं, मैं वहाँ का गोला बारूद भी मैंने देख लिया, वहाँ पे AK-47 भी मैंने बहुत करीब से देखा है। इसलिए डर और भय मेरे मन में नहीं है। इसलिए न मुझे सरकार से डर है, न सरकार के सिस्टम से मुझे डर है। जनता की लड़ाई के लिए इस कुर्सी पे नेतृत्व करने का मुझे अवसर मिला है। जब तक इस कुर्सी में बैठा हूं तब तक मेरी एक एक लड़ाई अंतिम सांस तक कांग्रेस के लिए रहेगा, जनता के लिए रहेगा। 15 साल तक रायपुर के नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा, एकाएक बीजेपी का आना, ऐसी कौन सी कमी आप कांग्रेस में देखते हैं? देखिए, अब कमियां गिनाएं कोई थी, एक कमी नहीं। देखिए, कभी कभार अच्छा काम करने के बाद भी आप लंबा टर्म पे रहते तो बदलाव स्वाभाविक सा है। तो 15 साल तक लगातार यहाँ पे रहे नगर निगम रायपुर में, इस समय नहीं आ पाए। और इस समय का हालात तो देख रहे हैं आप, दारू एम्बुलेंस में जा रहा है, ठीक है, पैसा खुलेआम बांट रहा है, दादागिरी इतनी चल रही है, शासन प्रशासन इतनी दुरुपयोग कर रहे हैं। रायपुर चुनाव नगर निगम में तो कई लोगों को, एक वार्ड में तो जहां एजाज ढेबर जी लड़ रहे थे, उस वार्ड में तो कार्यकर्ताओं को उठा के थाने में बिठा दिया जा रहा है, जेल भेज दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं घरों में, SP वहां पे वार्डों में घूम रहे हैं जाकर। तो मतलब इतना हद, इतना तानाशाही, इतना मतलब दबंगई हम लोग, हमारी सरकार भी थी 5 साल, हमारी सरकार में भी तो हम लोगों ने इतने दबंगई, इतना डरा के हम लोगों ने तो वोटिंग नहीं कराई किसी के फेवर में। हम लोगों ने तो बल्कि बैलेट पेपर से वोटिंग कराई ताकि निष्पक्ष और क्लियर मतदान हो। देखिए, EVM पे सवाल तो उठ रहा है, पूरा देश सवाल उठा रही है। चाहे देखेंगे पूरे देश में, सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, एक बुद्धिजीवी वकीलों की
सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी इस मामले को उठाया कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ियां तो है। सवाल लगातार उठा रहे। अभी महाराष्ट्र में देख रहे हैं लगातार बयान आ रहे, कई ईवीएम बदले गए। एक सब इंस्पेक्टर का बयान आता है कि गड़बड़ियां हुई है ईवीएम में, मुझे चुप रहने के लिए 10 लाख दिया गया। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। वोटर लिस्ट लगभग 75 लाख से 1 करोड़ वोटर बढ़ गए विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में महाराष्ट्र में। क्यों, कहां से आई ये? आप पिछले लोकसभा का डाटा मांग लो, चुनाव आयोग डाटा नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां तो है। यहाँ पे भी कहा जाता है कि नहीं, हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। एन वक्त पे बोल दिया जाता है कि मशीन से चुनाव कराएंगे। वो ऐसा मशीन है कि पार्षद और महापौर का एक ही मशीन में वोट डल रहा है। वीवीपैट आपके पास है, उपयोग नहीं कर रहे वीवीपैट, जबकि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि वीवीपैट का उपयोग होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता पे सवाल तो उठ रहा है। इसलिए देखिए, लेकिन चुनाव ठीक है, हार और जीत और कभी सत्ता पक्ष में रहता है, कभी नहीं रहता है, लेकिन चुनाव निष्पक्षता होना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार में बैलेट से चुनाव कराए। हम तो मांग किए बैलेट से कराओ, लेकिन सरकार क्यों नहीं कराई? डर कहीं ना कहीं था। और आने वाला समय में भी अगर लोकतंत्र पे विश्वास और भरोसे कायम रखना है, जनता पे पारदर्शी होना चाहिए इस लोकतंत्र में। अगर जनता मांग रही है, राजनीतिक दल मांग रहे हैं, बुद्धिजीवी मांग रहे हैं कि बैलेट से होना चाहिए, तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। अभी आपने एक बहुत बड़ी बयान दिया है, 10 लाख रुपए आपको भी चुप रहने के लिए दिया गया। किसने और कैसे दिया, कब दिया, कौन दिया, अभी तो जांच का विषय है। अभी तो महाराष्ट्र का मामला है। आपके पास फोन या कुछ तो आए होंगे? नहीं, हम लोग तो पूरा उनको वीडियोस आया, पूरे न्यूज़ चैनल में चला है, पूरे देश के न्यूज़ चैनल में चला है। हमारे नेताओं का ट्वीट आया है, पूरा सोशल मीडिया पर आप देखेंगे, पूरे फेसबुक में देखेंगे, सभी जगह वायरल हुए हैं। हम लोग भी तो सोशल मीडिया में देखे, तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। तो मतलब ये सब चिंताजनक है अभी के लोकतंत्र में। और भारतीय जनता पार्टी सरकार और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये सबको पता है। कांग्रेस को संविधान बचाओ यात्रा, देखिए, संविधान कांग्रेस ने बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान बनी ताकि सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोगों को बराबर का हक मिल सके। आज अगर दीपक बैज 2 बार विधायक, 1 बार सांसद है, तो उस कांग्रेस का बनाया हुआ संविधान और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की वजह से मैं चुन के आया, 2 बार विधायक बन के, सांसद बन के। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की इस कुर्सी में भी अगर हूं, तो कहीं ना कहीं हमारे पार्टी का आला नेता और कई संवैधानिक व्यवस्थाओं की वजह से हो। तो इसलिए वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान पे हमला कर रही है, संविधान पे कुठाराघात कर रही है और संविधान को कुचलना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। अब तो राज्यसभा में देखिए आप, अमित शाह जी का बयान, आप अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतने बार अगर भगवान का नाम ले लेते तो शायद स्वर्ग पहुंच जाते। ये क्या बात हुई? ये अपमान नहीं है कि बाबा साहब का? देखिए, भगवान को हमने तो नहीं देखा, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का साक्षात तो है हमारे पास, किताब तो है, संविधान तो है, धाराएं तो है, उनकी मौलिक अधिकार तो है कि आदिवासियों के लिए क्या अधिकार होना चाहिए, एससी के लिए क्या अधिकार होना चाहिए, ओबीसी के लिए क्या अधिकार होना चाहिए, फिर उसके बाद बाकी वर्गों के लिए क्या अधिकार होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो मैं समझता हूँ आज एक वर्ग आसमान पर, दूसरा वर्ग जमीन पर होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान को कुचलने का काम किया, इसलिए आज आवश्यकता है संविधान बचाओ रैली। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी निकाल रही था। हमारा भी प्रदेश स्तर कार्यक्रम बिलासपुर में तय हुआ है 8 तारीख को, तो वहाँ पे शानदार रहेगा। माननीय सचिन पायलट जी हमारी प्रभारी उपस्थित रहेंगे। लेकिन इसी संविधान बचाओ यात्रा को अब बीजेपी ये कह रही है कि पीसीसी चीफ अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, और मेरा चेहरा मैं क्या चमकाऊंगा भाई? मैं तो बस्तर से आता हूँ, मैं तो सांवला हूँ, मैं गोरा तो हूँ नहीं, गोरा नारा है नहीं। जो मैं वहाँ पे सांवले होकर आके यहाँ पे एसी में बैठ कर गोरे हो जाऊँ, मैं तो
डेली 44 डिग्री में मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। कभी 40 किलोमीटर पैदल यात्रा, कभी 10 किलोमीटर पैदल यात्रा, कभी तो 6 किलोमीटर पैदल यात्रा, कभी 26 किलोमीटर पैदल यात्रा। मैं तो मेहनत करने वाला हूँ। मेरा चेहरा को चमकाने के लिए, मेरी राजनीतिक चमकाने के लिए, या फिर मुझे राजनीतिक बचाने के लिए, ये हमारी मंशा नहीं। लेकिन हाँ, आज निचले तबके के लोगों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, वो जरूरी है। इसलिए कांग्रेस इस मुद्दों को लेकर पूरे देश भर पे संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रही है। 2 अंतिम प्रश्न है मेरे। पहला, बीजेपी में क्या अच्छाई आपको दिखती है? 3 ऐसे अच्छाई बताओ। देखिए, मैंने कहा कि आपने कहा 10 नंबर में कितना नंबर दोगे। मैंने 10 नंबर में 0 से भी अगर कोई उधर माइनस नंबर होगा तो फिर वो नंबर देने को मैं तैयार हूँ। तो क्या अच्छाई है, मुझे कौन सी गारंटी पूरा हुआ मुझे बता दीजिए। बेहतारी बंधन तो कलेक्टर की पत्नी को भी मिलेगा, मुख्यमंत्री की पत्नी को भी मिलेगा, ठीक है। आज कहाँ मिल रहा है भाई? आज जो शादीशुदा है सबको मिलेगा। सरकार बना, सबको छटनी करना शुरुआत कर दिया। अभी बहुत से आवेदन अभी आ रहा है इसमें आपका सुशासन में दिवस में बहुत सारा आवेदन आ रहा है। उतने लोग को मिलेगा क्या? ये तो हर महीने पैसा देने में सरकार हाँप रही है। सरकार का हाथ पैर फूल गया है। अभी हर महीने 700 करोड़ से अधिक पैसा दे रहा ना, सरकार का हाथ पांव फूल गया है। ये अभी छठी करना फिर शुरुआत करेगी। कौन सा अच्छा काम की सरकार? किसानों का कर्जा माफी करेंगे। क्या किस किसानों के लिए कर्जा माफी? 21 कुंटल धान खरीदेंगे। वो तो 15 कुंटल 11 कुंटल खरीद रही थी। हम लोग अगर मैदान में, अगर हम लोग सोसाइटी खरीदी केंद्रों में अगर जाना शुरुआत नहीं करते ना, वो तो 15 कुंटल से ज्यादा नहीं खरीद रही थी सरकार। कौन सी एक भी इन्होंने वादा, मोदी की गारंटी इन्होंने पूरा किया? बता दे। एक भी कोई काम नहीं है जो इस सरकार ने किया है। आपने बीजेपी का तो बता दिया, कांग्रेस के 3 अच्छे बताइए। देखिए, हमने कौन 3 अच्छे काम किए ये तो जनता को तय करना है। लेकिन ये है कि ऐसे भी विपक्ष में है, हमको क्या काम करना है? देखिए, हमारी काम है जो सरकार चुन के आई, जनता से जो वादा करके आई, वादा पूरा नहीं कर रही, उसके खिलाफ में हमारी लड़ाई लड़ना है। मैंने कहा अभी ना कि मेहतारी बंधन सबको मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे। ठीक, किसानों को 21 कुंटल धान खरीद नहीं रहे थे, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे। हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, छोटे छोटे बच्चियां साथ रेप हो रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे। तो विपक्ष होने के नाते कोई काम तो दिखेगा नहीं, लेकिन संघर्ष दिखेगा। और वो संघर्ष कांग्रेस पार्टी कर रही है, सड़क के अंदर और सड़क के बाहर। एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में स्थापित है। कोई हम 14 या 15 विधायक तो नहीं है, हम 35 विधायक हैं। 35 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी, हम चुनाव में हमारे अपेक्षानुसार परिणाम नहीं आने के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। विषम परिस्थितियों में जनता के लिए लड़ना, विषम परिस्थितियों में उठकर खड़ा होना, संघर्ष करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इन चुनौतियों को के हम सामना कर रहे हैं। और सरकार को कहीं ना कहीं हम लोग ये है कि चैन से बैठने तो नहीं दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी, थैंक यू। नेताजी कहिन के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।